कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट, अराजक और निकम्मी सरकार नहीं देखी। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि इस सरकार पर एक ऐसा मुखिया काबिज है जिसको अपने कुर्सी की फिक्र ज्यादा है, प्रदेश की किसी अबला की असमत बचाने की फिक्र कम है। राजस्थान के इतिहास में जितनी वादा खिलाफी अवाम के साथ इस बार हुई है, कभी नहीं हुई। मैं आज की प्रेस की पृष्ठभूमि से पहले कुछ उन बातों की तरफ इंगित करूंगा जिसकी चर्चा अक्सर हम लोग करते हैं। राजस्थान के ऐसे 60 लाख किसान उस वादा खिलाफी से आज भी हैरान और परेशान हलकान है कि जो इनके कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्जा माफी का वादा किया था। राजस्थान की सर्वाधिक बेरोजगारी दर, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रूव करती है, 32.3%। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और नौकरी का आंकड़ा सदन में मुख्यमंत्री गिनाते हैं 1 लाख का, जो भी आधा अधूरा है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपराध बोध से ग्रस्त है। अलवर में मंदिर तोड़ने के बाद बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इनका आरोप पत्र झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। पूरा देश जानता है कि जिन लोगों ने अवोड़ नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देकर पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रिकॉर्ड भाव बढ़ा दिए, पूरे देश में महंगाई से लोग मर रहे हैं। भूख, गरीबी, बेरोजगारी से पूरे देश के हालात खराब है। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आम आदमी दुखी और परेशान है। और राजस्थान की बीजेपी के साथ तो दिक्कत ये है कि सड़कों पर भीड़ इकट्ठी कर नहीं सकते, आंदोलन एक खड़ा कर नहीं पाए, और केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। राजस्थान का जब से राजस्थान की सरकार बजट लेकर आई है, मुख्यमंत्री ने जब से बजट पेश किया तब से ही बौखलाए हुए हैं। और मंदिर टूटने के बाद तो अब बीजेपी बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि इनके राजगढ़ में जो मंदिर इन्होंने तोड़ा, इनके बोर्ड ने प्रस्ताव लिया, मंदिर तोड़ दिया। उसके बाद आज तक इनके पार्षद और बोर्ड के चेयरमैन वगैरह सामने नहीं आ रहे, वो गायब हो गए। क्योंकि जनता ने वहां पे जो इनके एमपी वगैरह वहां गए थे, बाबा बालकनाथ, और उनको तो चूड़ियां दे दी हाथ में।
सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। बीजेपी ने आज एक आरोप पत्र जारी किया है और यह आरोप पत्र जारी किया है पिछले कांग्रेस गहलोत जो सरकार रही है राजस्थान में उसके 40 महीने का। एक तरह से कांग्रेस का अपनी तरफ से जो काम रहा है उसको उन्होंने ये कहा है कि निरंकुश सरकार रही है। 40 जो महीने की सरकार रही है उसमें असंवेदनशील सरकार रही है। अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने घेरने की कोशिश की है। कई बिंदुओं का यह आरोप पत्र जारी किया है, लेकिन इसके ठीक बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपनी तरफ से पलटवार किया और ये कहा कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जहां भी कांग्रेस बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो भी काम किए हैं वो जनता उसका परिणाम जो उपचुनाव हुए हैं उसमें दे चुकी है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी अब इस 40 महीने के कार्यकाल को किस नजरिए से देखती है, और चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं जाहिर तौर पर जो विश्लेषण है उसको इलेक्शन में भी इस्तेमाल लिया जाएगा। बात करेंगे इस खास मुद्दे पर। हमारे साथ प्रतिनिधि बीजेपी और कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर राखी राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। विक्रम जी, आपने आरोप पत्र देखा होगा, 4 पन्नों का ये आरोप पत्र है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी लेना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने आज प्रताप सिंह खाचरियावास के जरिए अपनी बात तो सामने रखी, लेकिन जो बड़े तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बीजेपी ने रखी। बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी उसके बाद पहली प्रतिक्रिया आपकी इस आरोप पत्र को लेकर क्या रहेगी कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बीजेपी एक इशू को लेके और पिछले 4 साल का हिसाब, 4.25 साल का हिसाब दे रही है। और इनकी आप भाषा देखिए, मैंने स्वयं ने पढ़ा है। असंवेदनशीलता तो ये आरोप लगा रहे हैं और खुद के गिरेबान में झांक के देखिए कि पूरे देश, ओवरऑल पूरे देश में क्या हो रहा है, किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, पत्रकारों पर हो रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों पर हो रहे हैं। आम आदमी की तो बात छोड़िए, आप किस तरह से आप परेशान है, उन सब चीजों को बुला के ये सिर्फ एक इशू को लेके और एक राजनीतिक माहौल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए इनके पास और कोई इशू है। एक इशू नहीं है, इसमें कई तरह के इशू शामिल हैं। एक ही इशू नहीं है, इसमें कई तरह के इशू शामिल हैं। आप देखिए, मंदिर वाले इशू को इन्होंने इसी जो है ना आरोप पत्र में 2 जगह छाप रखा है। इनके पास इतने मुद्दों की कमी आ गई, मैंने बहुत ध्यान से देखा है। राखी जी भी इसको ध्यान से देखेंगी। एक इशू को 2 बार आपने अंकित किया है। हंसने की बात नहीं आई, बड़े लज्जा की बात है कि आप धर्म को लेके कैसे राजनीति कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही है। ये देखिए हाँ, तो बात करने की समय मिलेगा। एक बार पहली प्रतिक्रिया इनकी ले लेते हैं। आपके जोर से बोलने से मैं नहीं डरने वाला हूँ। आप देखिए ये क्या है। अभी तो मुद्दों पर आई नहीं है, अभी तो मैं उसको फौरी तौर पर बात कर रहा था। आप इसको बनाइए। पार्टी पर आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको इस बात। बोलिए विक्रम जी। इंडिविजुअल आरोप बिल्कुल नहीं है। ये देखिए क्या है, ये 2018 का इशू है। मंदिर तोड़ा जाए, मंदिर तोड़ने का तो आरोप लगा रहे हैं। गौरव पथ बनाने को लेकर कितना जोर दिया जा रहा है। नीचे मैं एक ओवरऑल प्रतिक्रिया आपसे चाह रहा था, उसके बाद जो बिंदु है उन पर मैं आऊंगा विस्तार से। जी, मुख्यमंत्री जी ने 2 बार स्वयं अधिकारियों को बोला है गौरव पथ बनाइए। अब जब गौरव पथ बन रहा था, 35 में से 34 विधायक भाजपा के हैं, पालिका अध्यक्ष भाजपा का है, तो क्यों तोड़ दे दिया इन्होंने? आज सब राजनीति कर रहे हैं, उस वक्त कहां चले गए थे? क्यों उदासीन थे? अब मैं पहली प्रतिक्रिया मैंने आपको दी। जी विक्रम जी, मैंने पहली प्रतिक्रिया आपको दी, विस्तार से बिंदुवार आऊंगा। मैं बिंदुवार आऊंगा, बिंदुवार में आता हूं आपके पास, बिंदुवार आता हूं। एक पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाह रहा था, ओवरऑल आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? राखी जी के पास लौटना चाहूंगा। राखी जी, आपने पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की कांग्रेस की सुन ली। बीजेपी ने ये बात सही है कि जो आरोप पत्र जारी करने की जो टाइमिंग है ना, उसको लेकर कांग्रेस के सवाल जरूर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुद्दों की कमी है, जैसा आपने सुना विक्रम सिंह जी ने भी कहा, और यही बात प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कही। उन्होंने कहा कि 2-3 मुद्दे हैं, उन्हीं को घुमा फिरा कर इस आरोप पत्र में लाया गया है, और वो सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो
केंद्र से निर्देशित हैं और माहौल बिगाड़ने वाले हैं, और उसके लिए बीजेपी पर ही उन्होंने आरोप लगाया है, चाहे अलवर वाली बात करें या फिर करौली वाली बात करें। देखिए प्रभात जी, ये जो मुद्दा अब आज जो हमने आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें सबसे पहले बात मैं बता दूं कि अलवर की जो आसपास की घटनाएं हैं उन्हीं को मुख्य तौर पे हम लोगों ने लिया है। इसमें छबड़ा का मेंशन नहीं है, इसमें बारा का मेंशन नहीं है, इसमें बीकानेर में जो मॉब लिंचिंग हुई उसकी मेंशन नहीं है। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में, अगर मैं बोलूँ ना, ये 3 शब्द यही सफिशिएंट है। यही बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान के अंदर। हम उस राजस्थान की बात कर रहे हैं जो बहुत ही शांत प्रदेश के रूप में इनको मिला था, लेकिन उसके बाद जो स्थिति खराब हुई है, जो दौसा की घटना है, क्या हमारी रूह नहीं कांपती है? उस समय हमारे रोंगटे नहीं खड़े हो जाते किस तरह से महिला के साथ में उन्होंने दुराचार किया? तो इस तरह की घटना, लॉ एंड ऑर्डर सफिशिएंट है। अगर इनके मंत्री या इनके प्रतिनिधि ये बोलते हैं कि कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर मुझे लगता है कि सब कुछ सफिशिएंट है, जिसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार 2 साल से हम लोग टॉप कर रहे हैं महिला दुष्कर्म के अंदर। जहां तक बात देखिए मंदिर की बात है, अभी ये बहुत सारे लेटर्स दिखा रहे थे, शायद इनको जानकारी नहीं होगी। राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट से गवर्न होती है नगर पालिका, और उसमें सेक्शन 241 ये कहता है, सर लेट मी कंप्लीट। सेक्शन 241 ये कहता है कि किसी भी मंदिर को शिफ्ट करना या मंदिर को हटाने का काम जो है वो जिला प्रशासन, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बिना म्युनिसिपैलिटी नहीं कर सकती। आप चाहे तो चेक कर ले, सेक्शन 241 ये स्टेट करता है। और देखिए मंदिर, कई बार ऐसा हुआ कि डेवलपमेंट वर्क के अंदर मंदिर को हमें शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन जो तरीका था, जो प्रोसेस था, वो आप देखिए कि उन्होंने हैमर मशीन यूज कर करके और जो मंदिर है उनकी मूर्तियों को हटाया। हम लोग हिंदू हैं, हम मानते हैं इस बात का कि मूर्तियों के अंदर प्राण होते हैं, और जो प्रोसेस यूज किया उस पर हमें ऑब्जेक्शन है। अगर ऐसा नहीं होता कि सरकार की शेयर के बिना, उनकी एक्सेप्टेंस के बिना ये होता, तो क्यों उन्होंने अपने एसडीएम को, अपने ईओ को निलंबित किया? अगर ये नहीं करते, ऐसा सरकार की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो हम मान लेते हैं इस बात को। और म्युनिसिपैलिटी में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना सरकार की परमिशन के ये एक्शन हो जाए। मैं थोड़ा ऐड करूंगा इसमें। 2 चीजें हैं। देखिए आपने सही बताया कि जो आपने सेक्शन बताया है उस सेक्शन में परमिशन वहां से लेनी पड़ती होगी, लेकिन जो भी गवर्निंग वहां पर जो बॉडी है वो गवर्निंग बॉडी वहां की म्युनिसिपल बॉडी है। वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो उनके म्युनिसिपल बॉडी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से परमिशन अगर मान लो मिली नहीं मिली वो एक विषय हो सकता है, लेकिन अगर उसको तोड़ने के तरीके को लेकर या किस तरह से उसको वहां से हटाना है या शिफ्ट करना है या उसे पुनर्स्थापित करना है, इसके लिए वहां जो तरीका है वो तो वहां की लोकल गवर्निंग बॉडी तय करेगी ना, और वहां पर गवर्निंग बॉडी जो है वो बीजेपी की है। बिल्कुल नहीं, एसडीएम ने ही करवाया है, उन्होंने ही लेटर लिए। डीएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो पूरी प्रेस वार्ता थी, उन्होंने पूरे प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ। और देखिए म्युनिसिपैलिटी की हालत आप देखिए, कांग्रेस सरकार ने, इनके जो यूडीएच मिनिस्टर ने, क्या किसी नगर निगम को काम करने दे सकते हैं? जयपुर नगर निगम के देखिए, मेयर को बिना बात ही निलंबित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से तमाचा लगा गाल पे, तब जाकर वापस वो रीइंस्टेट हुई है। तो इन्होंने लगातार जहां पे बीजेपी का बोर्ड रहा है, जहां जिस नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड रहा है, वहां पे इन्होंने ये काम करने की कोशिश की है कि सब कुछ अपने हाथ में रखना। इनका चाहे ईओ हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, वो कोई हमारी बात मान ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और जिस तरह की ये बात कर रहे हैं कि लगातार सरकार की तरफ से ही ये काम हुआ है, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो राम द्वारा था, जो सालासर बालाजी के सामने जो गेट तोड़ा, पहले कह रहे थे ना एनएचएआई ने तोड़ा, एनएचएआई तोड़ा, फिर किसने तोड़ा था? विक्रम जी बता दें किसने तोड़ा था? इन लोगों ने ही तोड़ा था। मूर्तियां हट भी सकती थी, हट के वापस लग भी सकती थी, वो प्रोसेस भी। तो ये इनका पुराना सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस है, जबकि इन्होंने इस तरह के काम किए हैं, और इस बार भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। म्युनिसिपैलिटी को इतना एक्ट करने इतनी पावर ही नहीं है इनके, हमारी म्युनिसिपैलिटी के पास में, कि वो इस तरह का एक्शन ले लें। आरोप पत्र के दूसरे बिंदुओं की तरफ लौटते, विक्रम जी मैं आऊंगा आपके पास, आपसे भी प्रतिक्रिया लूंगा। हमारे साथ श्याम सुंदर जी भी हैं। श्याम जी, देखा आपने आरोप पत्र को लेकर, आपने आरोप पत्र को विस्तार से पढ़ा भी होगा, उसमें कई चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन मैं जब इन चीजों को थोड़ा सा देख रहा था, मैं 2-3 चीजें हैं, हालांकि मेरा बीजेपी से भी ये सवाल रहेगा। इन्होंने कहा है कि 40 महीने की जो सरकार रही है उसमें देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर जो हालात हैं दहशतगर्दी का, जो उन्होंने आरोप लगाया है, उससे मुंह मोड़ रहे हैं। एक थोड़ा सा विश्लेषण मेरा एनालिसिस ये कहता है कि नए साल पर यहाँ पर इतने पर्यटक आए कि जो ट्रैफिक है उस तक को डाइवर्ट करना पड़ा, और ये करीब 1,80,000 पर्यटक नए साल पर आए थे, जो 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। मार्च 2022 का रिकॉर्ड ये कहता है कि 1,11,000 देशी पर्यटक पहुंचे हैं, और ये पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने और भी कुछ चीजें हैं जो एनालिसिस की हैं। अब ये सिर्फ बीजेपी पर नहीं है, कांग्रेस भी अगर अपनी तरफ से, जहां पर बीजेपी का शासन है, और अगर कांग्रेस अपनी तरफ से आरोप पत्र को जारी करती है, तो इन चीजों को डेटा के साथ नहीं रखा जाता। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, और इसमें जो बातें हैं वो फौरी तौर पर कही जाती है। बहरहाल जो भी आरोप पत्र ये जारी किया गया है, आप इसको और इसकी टाइमिंग को लेकर आप इसका क्या एनालिसिस करते हैं? श्याम जी। देखिए प्रभात जी, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में है तो इनको आरोप लगाने का अधिकार है, आरोप लगाना चाहिए, लगा रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते।
लेकिन उसके साथ साथ आंदोलन की बात भी कर रहे हैं। अभी ये 5 मई को कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे। आज साधु संत भी अलवर में उतरे थे सड़कों पर, इनके सांसद साथ में थे। अब देखिए जिस प्रकार से सरकार ने राजगढ़ की घटना को लेकर के निलंबित किनको किया, जो दोषी अधिकारी थे उनको निलंबित किया। अब इसमें सरकार पूरी तरीके से दोषी हो जाए, क्योंकि देखिए ये आज का इशू नहीं है, ये इशू बीजेपी के जमाने में भी हुआ था। उस वक्त तो मेरे को लगता है कि जयपुर में जिस तरह की घटना हुई, राखी जी खुद भी जब भी पार्षद थी और आज भी पार्षद हैं, तो आरएसएस ने खुद ने विरोध किया था और किस तरह की स्थिति बनी थी, जिस प्रकार से भगवान के मंदिरों को किस छोटे छोटे स्थान पर बैठा करके कर दिया कि हमने सेटल कर दिया। तो अब ये देखिए अपने जमाने की बातें ये नहीं करते, लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार की घटना हुई उसमें मैंने शुरुआत में कहा कि प्रशासनिक स्तर से जो कार्रवाई ढंग से होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं मानता हूं कि विधायक का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वहां का स्थानीय विधायक निश्चित रूप से प्रभावशाली होता है और प्रभावशाली अपने अनुसार अधिकारियों को काम कराता है। अब वो क्योंकि सरकार की तरफ से सरकार की मजबूरी है कि क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत जो होना चाहिए वो नहीं है, तो उस हिसाब से निश्चित रूप से कुछ विधायक अपने तरीके से सरकार का उपयोग करते हैं और उपयोग करने का परिणाम सरकार को बदनामी झेलनी पड़ती है, उसमें दो राय नहीं, मैं मानता हूं इस बात के लिए। लेकिन मैं आरोप पत्र को खुद भी देख रहा था। अब इन्होंने बार बार कहा कि हम अलवर और पूर्वी राजस्थान की घटना ले रहे हैं क्योंकि हमारी स्थिति कमजोर है, वहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए हम पूर्वी राजस्थान को ध्यान केंद्रित करके चलेंगे, क्योंकि हम वहां अगर नहीं जीते तो फिर सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इन्होंने कहा है कि 1.5 लाख मतों का अंतर रहा था, 1.5 लाख मतों का अंतर रहने का कारण है हम कोटा को नहीं ले रहे, हम झालावाड़ को नहीं ले रहे, या हम उधर छबड़ा को नहीं ले रहे, क्योंकि हम वहां ठीक ठाक स्थिति में, वहां अच्छी स्थिति में जीत के आए। जहां हम जीते नहीं है वहीं तो हमको आरोप पत्र लगाना है और हमको अपनी पब्लिक को ये बताना है कि हम आपके हितैषी हैं और हम आपको वोट चाहते हैं। ये सब चीजें पॉलिटिकल तरीके से होनी चाहिए, हो रही है। लेकिन बार बार आरोप पत्र कितनी बार जारी करोगे? जब नगर निगम के चुनाव हुए थे राखी जी, जब भी आरोप पत्र जारी हुआ था, आपको ध्यान है। उसके बाद फिर शहरी निकाय के चुनाव हुए थे, फिर आपने आरोप पत्र जारी कर दिया। फिर आप पर बहुत सारे, फिर पंचायत के चुनाव हुए तो आरोप पत्र जारी कर दिया। आप कौन सा चुनाव है जो ब्लैक पेपर जारी कर रहे हो? आप किस घटना को लेकर कर रहे हो? जिस प्रकार भी देखा, कहने कहा कि बिजली महंगी खरीदी जाएगी, बिल्कुल निश्चित रूप से खरीदी जा सकती है। आप उस चीज को एनालाइज कीजिएगा, जब विधानसभा आती है वहां पर लाइएगा मुद्दा बना करके, उसको तरीके से जो तरीका है उसको ला करके सरकार को घेरने का प्रयास करना चाहिए। जो कमियां उसको विपक्ष का ध्येय बनता है और पब्लिक को राहत कैसे मिले, ये तो विपक्ष का दायित्व बनता है अगर वो करते हैं। और तथ्यात्मक, जैसे आपने कहा पर्यटकों का अभाव हो रहा है, भय का वातावरण हो रहा है, आपने तो पूरे पोल ही खोल दी इनका इतने लोग आ गए कि हमारे समझ नहीं पाए। तो ये सब बातें हैं कि आप कुछ चीजें खुद ही कंट्रोडिक्टेड हो जाते हो। हाँ, घटनाएं हुई है निश्चित रूप से, उस पर कार्रवाई समय पर रहते हुए होनी चाहिए। कुछ डिले होता है, इनका डिले का परिणाम इस प्रदेश को भुगतना पड़ता है। अब देखिएगा जो बार बार जयपुर की बात आ रही है, प्रभात जी, जयपुर में तो हमेशा मुख्यमंत्री अधिकार रखता है। सफाई का मामला हो तो मुख्यमंत्री बोलता है, बाकी के मामले हो तो मुख्यमंत्री। राखी जी की तो पीड़ा यह है कि इनको इनका उद्यान समिति के तो अधिकार ले ही लिए थे, पता नहीं वापस दिए नहीं दिए, वापस मिलके आई थी इनको अधिकार। तो है ये जो सरकार के लोग होते हैं वो प्रतिपक्ष को परेशान करने में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सत्ता नहीं आई तो हम बैकडोर एंट्री से सत्ता का लाभ लेंगे, वो होता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में एकता का सूत्र होना चाहिए वो नहीं है, इनमें भी आपसी फूट का कारण है। उसका कारण है कि ये उसका एक तरीके से एकता के सूत्र बंद करके वहां कहे ना तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। राखी जी भी इस तरह को स्वीकार करेंगे कि फूट का फायदा सरकार। अरे मेरी बात सुनिए राखी जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो साइड इफेक्ट है, अरे राखी जी मैं साइड इफेक्ट बता रहा हूँ। देखो मेरे को जानकारी इसलिए बता रहा हूँ, अब विक्रम जी को जानकारी नहीं है तो ये आपकी पोल खोल नहीं पा रहे। मेरे को एक्चुअली जानकारी है, मैंने कागजों में देखा है सब। बातों का भी जवाब दूंगी सर। अब देखिए राखी जी, मैंने आपको कहा, देखिए आप देखिए, आप मंत्री जी से मिलके आए थे मेयर के साथ पुरानी, तो आपको प्रकरण की पूरी जानकारी नहीं, अफसोस अरे मुझे मालूम है वही आपकी हालत है। मैं बताती हूँ क्या प्रकरण है, जानकारी भाजपा के नेताओं को ही होती है। अरे सुनिए अरे मैं जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ। आप नगर निगम के अधिकार जेडीए को दे दिए थे,
अधिकार नहीं दिए इसलिए- थे उसमें। कुछ अरे- कुछ ऐसे गार्डन्स थे जो कि जेडीए के वहां ट्रांसफर करना चाहते हैं। हम गए थे कि जेडीए की हालत देखिए, आप ट्रांसफर करना चाहते हैं क्योंकि जेडीए बेहतर इस्तेमाल करता है, लेकिन बेहतर काम वहां भी नहीं था। फोटोज लेके गए थे, मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाने गए थे कि जेडीए की क्या स्थिति है। तो श्याम जी अरे ये बात मैं है, आरोप अपन को पत्र मालूम नहीं हो तो नहीं बोलना अरे चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने आरोप जेडीयू को पत्र लौटा सकने की कोशिश की, आपके क्यों? निवेदन पे क्यों? उन्होंने वापस कर दिए। आरोप ये- नहीं, ये- हमने उनको वास्तव आईना दिखाया, जाना चाहूंगा पार्कों का आईना दिखाया था। क्या आरोप पत्र पर लौटते हैं, करना आरोप चाहते हैं जी। नहीं, आरोप आरोप पत्र पर बात करते हैं विक्रम जी। देखिए, विक्रम जी, प्रभात विक्रम जी, आरोप पत्र पर आरोप पत्र तो जो उन्होंने निकाला है, निकालना चाहिए, उनको अधिकार है, लेकिन उस आरोप पत्र में तथ्यात्मक अगर जानकारी देते तो निश्चित रूप से इनका आरोप पत्र पुख्ता हो जाता और लोगों को ठीक है, समझ में और आता। दुरुस्त किया जा अब सकता कई है। चीजें नहीं है जी। तो उसके अंदर कमियां है, तो उसको राखी जी को स्वीकार करना चाहिए कि आने वाला आरोप पत्र अच्छा बनाएंगे तो पब्लिक को, क्योंकि विधानसभा के चुनाव तो 15 महीने बाद होने दुर्भाग्य है, आपने भी ये बात मान ली कि आरोप पत्र आएगा, क्योंकि काम ही ऐसे है कांग्रेस सरकार के कि आरोप पत्र तो लाने ही पड़ेंगे। ये बात सही है आपकी। चलो विपक्ष का काम है क्यों आरोप नहीं लगाना, लगाना? तो उसमें तो लाना चाहिए। प्रोसेस में बात करा रहे हैं। चलिए विक्रम जी, सर विक्रम जी, विक्रम जी, प्रताप सिंह खचरियावाजी जी का आपने बयान सुना होगा। उनका ये कहना है कि जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के हालात पर अगर हम गौर करते हैं, देखिए बीजेपी को जो मौका दिया है वो सत्ता ने मौका दिया है। हम चाहे दौसा की बात कर लें, या फिर हम बात करें लालसोट की, या फिर बात कर लें हम करौली की बात कर लें। देखिए घटनाएं अगर हो रही हैं, करौली में अगर इंटेलिजेंस अगर फेल हुआ है तो वो सत्ता के ऊपर उसके आरोप लगेंगे। बिल्कुल सत्ता जिम्मेदारी लेनी चाहिए सत्ता को कि अगर कोई इंटेलिजेंस फेल हुआ है वहां पर माहौल बिगड़ने को लेकर, तो सत्ता की ये खामी रही है। दौसा में अगर किसी तरह का कोई मामला आया है, जो अभी फिलहाल सामने आया है, एक बच्ची को लेकर जो मामला आया है, ये बात सही है कि अगर आरोप लगाने के लिए कोई बिंदु बीजेपी ढूंढती है तो उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की कमियां हैं, इसलिए उनको इन बिंदुओं को सामने रखने का मौका मिलता है। आपको नहीं लगता कि आरोप पत्र में चाहे चीजों को रिपीट करके बोला गया है, लेकिन जो चीजें बोली गई हैं तथ्यात्मक हो सकता है, हम उस पर बहस में चले जाएं कि डेटाबेस होनी चाहिए थी, लेकिन गलत नहीं है। हालात पिछले कुछ दिनों के ऐसे हैं जो बीजेपी को मौका देते हैं, और ये कांग्रेस ने मौका दिया। देखिए कोई भी सरकार मौका देती नहीं है, हालात बनते हैं और घटनाएं होती हैं। और राज्य सरकार की ढिलाई नहीं है, राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने, आपने करौली में देखा होगा, दोनों अधिकारियों को बदला है। और सर अलवर वाले मामले में 48 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक पता ही नहीं चला, कार का ही पता नहीं चला, इतनी बड़ी कार का। देखिए हर एक काम की जांच की प्रक्रिया होती है। अब हर सरकार सीधा इन्वॉल्व होती है क्या किसी भी जांच में? बाकी जगह तो जहां जहां भाजपा का राज्य वहां राम राज्य चल रहा है, एक भी अपराध नहीं होता। और बता दूं मैं, धार्मिक माहौल इसीलिए बिगाड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से नारे लगा के, छेड़खानी करके, किसी के घर के आगे आप गाड़ियां निकालेंगे ना जाके, हर आदमी का खून खौलता है। ये मैं नहीं चाहता कि माहौल बिगड़े, और मैं उकसा भी नहीं रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि प्रदेश में शांति बनी रहे, लेकिन भाजपा के नेताओं के सारे भाषण, इनके वक्तव्य और इनके सारे कारनामे सिवाय माहौल बिगाड़ने के नहीं होते हैं। पूरे देश में जो एक अफरा तफरी का और महंगाई का जो लेके माहौल बना था, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बिल्कुल सही कहा प्रताप सिंह जी ने, और मैं भी ये आरोप लगाता हूं, और ये फैक्ट है, पूरी जनता भी समझ रही है। और इसका नतीजा इन्होंने अभी पांच जो चुनाव है, उपचुनाव, उनमें देखा होगा। मुख्य चुनाव में इन्होंने 80-20 का रेशो बना के जिस तरह से माहौल बिगाड़ के और चुनाव जीते। हर बार चुनाव नहीं जीतेंगे, जनता को धीरे धीरे समझ में आएगा और उस दिन जनता इनको सबक सिखाएगी। मेन जो मुद्दे हैं ना, महंगाई, बेरोजगारी, आप और मैं किस तरह से पेट्रोल जो पदार्थों की किस तरह से, और किस तरह से पीएसयू बेचा जा, किस तरह से आज अडानी जी किसकी मेहरबानी से आज विश्व में 5वें नंबर पर, एयरपोर्ट उनको दिया गया, हर हाईवे उनको दिया जा रहा है। चुनावी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये सारी सुविधाएं उनको दे रहे हैं। देश बिक रहा है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। बेरोजगारों को राम नाम के नाम पर बहका के उनको अलग से ध्यान डाइवर्ट कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ने से रोजगार नहीं चलेगा, हनुमान चालीसा पढ़ने से देश की तरक्की नहीं होगी। राम नाम के नारे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन राम नाम के नारों के साथ उसी मुंह से और उसी जुबान से वही लोग गालियां निकाल रहे हैं। ये माहौल बनाना अच्छी बात नहीं है, और देश को किस दिशा में जा रहे हैं। विक्रम जी, आप राखी जी, समय कम है, 2 मिनट का समय है, मैं चाहूंगा आप इनके सवालों के जवाब दें। साथ ही जो खचरियावास की तरफ से चुनौती दी गई है, वो ये कहा गया है कि किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, मैं चुनौती देता हूं, अगर वो बहस में जीत जाते हैं, मुद्दों पर जीत जाते हैं, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर बीजेपी वाले हार जाते हैं चुनौती में, तो वो इस्तीफा दे दें।
बिल्कुल तैयार हैं, आइए ना, सामने आइए, आके बात कीजिए, क्योंकि सब कुछ सामने है। हमने नहीं कहा था कि इफ्तार पार्टी के अंदर आप अक्यूज्ड को 12 जो छबड़ा वाला जो केस हुआ उस अक्यूज्ड को बुलाइए। आप बात करते तुष्टीकरण की, ऐसी पार्टियां क्यों करते हैं? आप बात करते पोलराइजेशन की, जब आप नवरात्रों के अंदर सीएम साहब कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन एक अपराधी उनके अंदर, उनके ऑफिस, उनके घर के अंदर आ गया, आकर के फोटोज खिंचा लिया। आप देखिए सिक्योरिटी की स्थिति जब सीएम हाउस की ऐसी है, तो क्या हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात करें? अभी विक्रम जी लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, 2023 में ये सरकार जाएगी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। यूपी के अंदर हम लॉ एंड ऑर्डर जनरली विपक्ष बोलता है, लेकिन हम उस मुद्दे पर यहाँ पर आए थे। और इनके लोग तो दिग्विजय सिंह जी का आज का स्टेटमेंट सुना है आपने? उन्होंने कहा है कि मुस्लिम्स तो पैसे लेकर के पत्थर फेंका करते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है ना वो सब समझ में आ रहे हैं सबको, इसलिए हर तरह की इनकेपेबिलिटी है, उनकी लापरवाही। और शाम जी की एक बात बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक मुख्यमंत्री बिठा दिया। आपने जौहरीलाल का सुना नहीं वीडियो, क्या बोला था कि बीजेपी वाले पार्षदों को लाइए यहाँ पे खड़ा कीजिए तो मैं 24 घंटे के लिए आपकी जो कार्रवाई रुकवा दूंगा। और उनको भी मिला है इस बात का पुरस्कार, उनका बेटा, जो शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए उनको कि उनका बेटा जिस तरह से दुष्कर्म के केसेस के अंदर फंसा हुआ था, उसमें चालान में पहले नाम लिखा फिर बाद में हटा दिया गया। तो इस तरह के काम जो है सारी की सारी कुर्सी बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, जनता के काम कब करेगी सरकार? क्योंकि लगातार 40 महीनों के अंदर इन्होंने अपनी कुर्सी बचाई और आगे भी ऐसे आरोप पत्र आएंगे, क्योंकि काम तो करना चाहते नहीं है। पुलिस का इकबाल खत्म कर दिया इन्होंने, काम करने का कोई अधिकारी काम नहीं कर सकता। एसीबी की रिकॉर्ड कार्रवाई हो रही, लेकिन भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान आया। और आप जहां तक पर्यटकों की बात कर रहे थे प्रभात जी, आप एक पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि ओवरऑल कोरोना के बाद में एक बार शूटअप हुआ था, लेकिन लगातार। आप बताइए, जयपुर पहले 5 सेफेस्ट सिटी में आता था, लेकिन आज क्या स्थिति है जयपुर की? बताइए विक्रम जी, नीचे धरातल पे आ गए हैं हम लोग। सेफ नहीं है महिलाओं के लिए, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी गलती तब तो सुधार कर नहीं सकते। इसलिए जो रिकॉर्ड आपके पास में वो पर्टिकुलर मंथ का है, ना कि पूरे ईयर का। बिल्कुल, चलिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। जी विक्रम जी, माफी चाहूंगा, समय पूरा हो चुका है। लेकिन ये बात सही है, सत्ता पक्ष को देखना है कि अगर कोई आरोप उन पर लगा रहा है तो आरोप का प्रत्यारोप तो ठीक है, उनकी एक सियासी जवाबदेही हो सकती है, लेकिन उन आरोपों में अगर कोई बात है, कोई अगर कमी उजागर की गई सत्ता पक्ष की, तो उस कमी को दूर करने के लिए उन्हें एक तरह से इस आरोप पत्र को सकारात्मकता से लेना चाहिए। अगर कोई गलत बात है तो उसका विरोध भी करें, लेकिन अगर कोई विश्लेषण विपक्ष का जो कमियां उजागर करने का होता है, अगर वो उसको ईमानदारी से निभाते हुए कुछ कमियां सामने लाते हैं, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बैठती है कि उन कमियों को दूर करने के लिए काम करे। लेकिन विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बैठती है कि अगर कोई आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसमें कुछ आंकड़ों के साथ अगर उन आरोपों को लगाएं, और आरोप पत्र या कोई भी किसी तरह का कोई ब्लैक पेपर जारी किया जाता है, अगर आंकड़ों को और तथ्यों के साथ उसमें रखा जाता है, तो मुझे लगता है कि उनकी पुष्टि वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो बात कहना चाह रहे हैं उसमें भी दमदारी आएगी। चलिए खैर, देखते हैं, सियासत में अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी इलेक्शन में वक्त है, लेकिन उससे पहले एकदम से अचानक से जो उबाल सियासत में आया है और जिस तरह का माहौल बन रहा है, वो जरूर सोचने वाली बात होगी और दोनों राजनीतिक दलों को इसको लेकर सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खास खबर में हमसे जुड़ने। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जयपुर में 300 मंदिर तोड़े गए तो भाजपा कहां थी? भाजपा का ही रास्ता एक नॉर्म ले जाके मूर्तियों को स्थापित करके प्रॉपर तरीके से, ये प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर तरीका है, जो मुगल का ये प्रॉपर तरीका है। हैमर यूज करना इस शुरू कर दिया। तरह के आप लोग औरंगजेब हो यहाँ आपने मंदिर में हनुमान जी के मंदिर, आपको हमारा आपके आरएसएस लोगों ने विरोध किया, संस्कृति को फॉलो करता है और आप मानते हैं ने विरोध किया, और दोबारा मंदिर, ये इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने से फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी को बदनाम करने के आरोप लगाइए, उन 300 मंदिर हटाए जयपुर पे, आप उनके जवाब दीजिए, आप उनकी सफाई दीजिए जनता को। और आप मंदिर तोड़े का शासन गया, आपने मंदिर तोड़े इसी शासन गया। कुछ नहीं होता है। विक्रम जी, माफी चाहूंगा आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। बातें नहीं सुनता कोई भी। नमस्कार। इतना ही, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।